हेलो स्टूडेंट्स, बेताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की पुस्तक कृतिका का द्वितीय पाठ जॉर्ज पंचम की नाक। यह लेखक कमलेश्वर सक्सेना द्वारा लिखा गया है। कमलेश्वर सक्सेना ने इस पाठ में सरकारी तंत्र की मानसिक गुलामी और चाटुकारिता की प्रवृत्ति पर तीक्ष्ण व्यंग्य किए हैं। यहाँ उस घटनाक्रम का वर्णन है जिसमें आज़ादी के बाद रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत दौरे पर आने वाली है और संपूर्ण सरकारी तंत्र अपने सारे जरूरी काम छोड़कर उनके स्वागत की तैयारियों में जुट जाता है। तभी उनका ध्यान रानी एलिजाबेथ के दादा जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक पर जाता है। यह मूर्ति 1938 में इंडिया गेट पर स्थापित की गई थी। हालांकि 1968 में इसे वहां से उतार दिया गया। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक को कुछ क्रांतिकारियों ने गुस्से में काट दिया था। उसी कटी नाक को जोड़ने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, आइए पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी जॉर्ज पंचम की नाक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके लेखक कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना का जीवन परिचय। इनका जन्म 6 जनवरी 1932 को हुआ था मैनपुरी, उत्तर प्रदेश में, और मृत्यु 27 जनवरी 2007 को। इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, स्तंभ लेखन और फिल्म पटकथा का लेखन किया। इनकी मुख्य रचनाएं चारुलता, अधूरी आवाज, राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं और मांस का दरिया आदि है। इन्हें सन 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जीवन परिचय के बाद अब हम पढ़ते हैं इस पाठ का परिचय। तो जॉर्ज पंचम की नाक, यह पाठ एक व्यंग्य रचना है। नाक व्यक्ति की प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है। जॉर्ज पंचम की नाक कट जाने का अर्थ उसकी प्रतिष्ठा का धूल में मिल जाना है। यह मुहावरा आपने सुना ही होगा, नाक कट जाना यानी कि इज्जत खराब हो जाना। तो यह दोनों देशों के लिए परेशानी का सबब बन गया। ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा और भारत पर खतरे का प्रतीक बन गया। पाठ में यह सत्य भी उद्घाटित हुआ है या प्रकट हुआ है कि भारत के नेताओं, शहीदों, बच्चों सभी की प्रतिष्ठा हमारे लिए विदेशियों से अधिक है। उन्होंने हमारे देश पर शासन किया, परंतु आत्मा पर भारत माता का शासन था, है और हमेशा रहेगा। अब हम पढ़ते हैं इस व्यंग्यात्मक कहानी को संक्षिप्त रूप से। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। देश की सारी अखबारें इस शाही दौरे की खबरों से भरी थी। इस दौरे के लिए छोटी से छोटी बात पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई थी। रानी का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और जासूस भी उनसे पहले ही दौरा करने वाले थे। फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। रानी की जन्मपत्री और प्रिंस फिलिप के कारनामों के अतिरिक्त अखबारों में उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों और कुत्तों की तस्वीरें भी छापी गई थी। दिल्ली में शाही सवारी के आगमन से धूम मची हुई थी। वहां की सदा धूल मिट्टी से भरी रहने वाली सड़कें साफ हो गई। इमारतों को सजाया गया, संवारा गया, सुंदर बनाया गया। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई थी। नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक नहीं थी। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए किसी वक्त आंदोलन हुए थे। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे। अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। इसके लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। पर इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक अचानक गायब हो गई थी। अब महारानी देश में आ रही थी और मूर्ति की नाक न हो तो परेशानी होनी ही थी, क्योंकि जॉर्ज पंचम महारानी के दादाजी थे।
और देश की भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी इस बात से सहमत थे कि मूर्ति की नाक तो होनी ही चाहिए। यदि वह नाक न लगाई गई तो देश की नाक भी नहीं बचेगी, मतलब देश की इज्जत भी नहीं बचेगी। उच्च स्तर पर सलाह मशविरे से तय किया गया कि किसी मूर्तिकार से मूर्ति की नाक लगवा दी जाए। मूर्तिकार ने कहा कि नाक तो लग जाएगी, पर उसे पता होना चाहिए कि वह मूर्ति कहाँ बनी थी, कब बनी थी और इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। पुरातत्व विभाग की फाइलों से भी कुछ पता नहीं चला। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि वह देश के हर पहाड़ पर जाएगा और वैसा ही पत्थर ढूंढकर लाएगा जैसा मूर्ति में लगा था। मूर्तिकार हिंदुस्तान के सभी पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल गया, परंतु उसे वैसा पत्थर नहीं मिला। उसने पत्थर को विदेशी बता दिया। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि देश में नेताओं की अनेक मूर्तियां लगी हुई है। यदि उनमें से किसी एक की नाक लाट या मूर्ति पर लगा दी जाए तो ठीक रहेगा। सभापति ने सभा में उपस्थित सभी लोगों की सहमति से ऐसा करने की आज्ञा दे दी। जॉर्ज पंचम की नाक का माप उसके पास था। वह दिल्ली से बंबई, गुजरात, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से होकर मद्रास, मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। उसने गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी जी, सरदार पटेल, गुरुदेव, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, सत्यमूर्ति लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों को देखा परखा। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, पर उसे जॉर्ज पंचम की नाक का सही माप कहीं नहीं मिला, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक से सब बड़ी निकली। यहाँ लेखक का कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देश के नेताओं की इज्जत जॉर्ज पंचम की इज्जत से कहीं गुना अधिक थी। नाक से तात्पर्य इज्जत से है। मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश करते हुए कहा कि देश की 40 करोड़ जनता में से किसी की जिंदा नाक काटकर मूर्ति पर लगा देनी चाहिए। यह सुनकर सभापति परेशान हुआ, पर मूर्तिकार को इसकी इजाजत दे दी गई। अखबारों में केवल इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताजा पानी डाला गया ताकि लगाने जाने वाली जिंदा नाक सूख न जाए। थोड़े दिनों बाद अखबारों में छप गया कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, जो बिल्कुल पत्थर की नहीं लगती। उस दिन अखबारों में किसी प्रकार के उद्घाटन या सार्वजनिक सभा की खबर नहीं छपी थी। किसी का ताजा चित्र नहीं छपा। सभी अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी मूर्ति के लिए। तो स्टूडेंट्स, इस व्यंग्यात्मक कहानी में आपने पढ़ा कि अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता व गुलामी की मानसिकता थी। यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तो स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।